नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के 25 संकल्प आज जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का संपूर्ण सफाया करने का संकल्प है। संकल्प पत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धारा 370 इतिहास बन चुकी है। धारा 370 अब कभी नहीं लौटेगी। आज जम्मू में कार्यक्रम के दौरान संकल्प पत्र को जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के लिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी हुई है आज। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है। वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और सीधे लिए चलते हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ने यहां की मूलभूत समस्या और टेररिज्म, अलगाववाद को और धारा 370 हटाने के मसले पर ध्यान नहीं दिया था, जो हमने किया है। और हमने तो यहां पर पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और अब असेंबली, सभी फॉर्म में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को नीचे तक ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी जी को बोलने का अधिकार नहीं। सुमेंद्र कुमार, ANI। बस भाई, अब इसको लास्ट करो, खींच कर पूछ रहे हैं हम। हेलो सर, जिस तरह थोड़ा दूर रखिए आप। हाँ सर, जिस तरह राहुल गांधी, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बीजेपी ने वादे किए वो 370 के बाद नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष में है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें? वो कभी कर नहीं सकते भैया। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। मित्रों, सादर आमंत्रण है अल्पाहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं लौटेगा, इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। जम्मू कश्मीर घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। मां सम्मान योजना के तहत सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। परिवार की बुजुर्ग महिला को आर्थिक मदद का इसमें जिक्र है। रोजगार के 5 लाख नए अवसर पैदा किए जाएंगे। छात्रों को 10,000 तक कोचिंग फीस दी जाएगी। साबरमती की तरह तवी रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। ये वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। में 100% सैचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में पर हाउस, पर घर 10,000 रुपए की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा
और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1000 से बढ़ाकर 3000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज ढेर सारे बनाए, सीटें बढ़ाई है, मगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहां पढ़ने आए, तो अतिरिक्त 1000 नई सीटों की बढ़ोतरी सिर्फ आने वाले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि मोदी जी 6000 रुपया हर किसान को भेज रहा है, ये भेज रहे हैं, उसमें हम 6000 के साथ और 4000 जोड़कर हर किसान को 10,000 रुपया मिलने की बात करेंगे। कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर उसमें जम्मू कश्मीर के अग्निवीरों को हम प्रायोरिटी देंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के 25 संकल्प क्या है, बड़े बड़े वादे, आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, युवा सशक्तिकरण और खेल विकास, नारी शक्ति, साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण इस संकल्प में शामिल हैं। उनके अधिकारों की रक्षा, कृषि, किसान कल्याण और पशुपालन, साथ ही छात्रों को 2 साल के लिए 10,000 रुपए कोचिंग फीस, साथ ही छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। कॉलेज के लड़कों को हर साल 3,000 रुपए देने और घर की वरिष्ठ महिलाओं को 18,000 प्रति वर्ष देने का वादा किया है। सीधे आनंद प्रकाश पांडे की तरफ रुख कर लेते हैं इन 25 संकल्पों को लेकर जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की जनता से वादे किए हैं। इस संकल्प पत्र में वो सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र अमित शाह ने किया कि 370 को लेकर क्लियरिटी है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। ऐसे में कितना बेहतर होगा ये संकल्प पत्र आनंद जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। बिल्कुल जाहिर तौर पे बार बार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो वादा कर रही हैं 370 को लेकर, 35 को लेकर, लेकिन अमित शाह ने बार बार ये दोहराया कि 370 और 35A ये इतिहास की बात हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आने वाली। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसको लेकर राहुल गांधी पर कांग्रेस पर बार बार हमला किया गया है कि आखिर राहुल गांधी उसको लेकर क्या सोचते हैं। और साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरक्षण को लेकर बात कही है, यानी कि गुर्जर, बकरवाल और जो पहाड़ियों के आरक्षण को लेकर बात कही कि हम पूरा विचार करेंगे, तो अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है, राहुल गांधी मौन क्यों नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो यहाँ के SC/ST समाज है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, उनको जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और अब ये जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चूँकि वो सत्ता में नहीं आने वाले और वो विपक्ष में ही रहने वाले, इसलिए ऐसे वादे कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और साथ ही साथ जो फल विक्रेता हैं, फल व्यवसायी हैं, उनको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नए नए वादे किए हैं, उनको बेहतर कल का एक सपना दिखाया है और एक एजेंडा भी पेश किया है। और जैसा कि जो महिलाओं के लिए कहा गया कि महिलाएं जो घर में एक वरिष्ठ महिलाएं होंगी उन्हें साल में 18,000 रुपये दिए जाएंगे। पीएम किसान निधि जो मिलती है उसको बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही साथ जो युवा जो है, आनंद, एक ऐसा संकल्प पत्र जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई हो, कोशिश की है बीजेपी ने उन तमाम बातों को इस संकल्प पत्र में शामिल करने की। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा, जिससे करीब 1.5 लाख वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। 370 हटे हुए 5 साल, कितने साल से आप वंचित थे ताकि आप विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सके? देखिए, हम लोग तो बंटवारे में आए थे जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए हिंदुस्तान के, तो हिंदुओं को कहा गया कि आप हिंदुस्तान में चले जाइए। तो उसी समय हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपनी जानें बचा के जहाँ जम्मू में आए थे। गलती तो इनसे हो गई, या अगर मैं पंजाब में चले जाते तो शायद इनको 75 साल वोटिंग राइट के लिए इंतज़ार न करना पड़ता। लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ जो थी वो जम्मू में थी। इन लोगों ने रिश्तेदारों के पास आके ही अपना जो शेल्टर था वो लिया। तो संघर्ष जो था तो तभी से हमारा जारी था। मेरे से पहले मेरे बुजुर्ग काफ़ी 3-4 बुजुर्ग जो थे उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई उसका जो रिजल्ट जो था वो नहीं मिला।
जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक प्रण लिया था और हमसे भी वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मसले को हल करेंगे। और कांग्रेस से बड़ी खबर है, दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक चल रही है। सोनिया गांधी सीसी की मीटिंग में पहुंच गई हैं। हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। तो हरियाणा को लेकर कांग्रेस की सीसी चल रही है इस वक्त। हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। सोनिया गांधी भी इस मीटिंग में पहुंची हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बताइए क्या चल रहा है सीसी में? जी देखिए, 2 सीसी की बैठकें हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं होगी। एक सब कमेटी बनाई गई, वो बाकी बची हुई सीटों पर जो विवाद है, आपसी नेताओं की गुटबाजी है, उसको सुलझाने के लिए उसी में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से सब कमेटी की बैठक के सामने रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, प्रभारी दीपक बावरिया एक पक्ष को ही सुन रहे हैं, यानी हुड्डा खेमे की सुन रहे हैं, और इस हुड्डा विरोधी गुट ने इस बाबत राहुल गांधी से शिकायत करी, जिसके बाद ये तीसरी सीसी की बैठक बुलाई गई है। और अहम बात यह कि राहुल गांधी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अमेरिका जाना था, तो वो चले गए आज सुबह। तो ऐसे में खुद सोनिया गांधी, जो पिछली 2 बैठकों में नहीं पहुंची थी, वो इस बैठक में पहुंची हैं। और माना जा रहा है कि आपसी गुटबाजी और तनातनी और बची हुई सीटों पर जो पेच फंसे हुए हैं, उसको सुलझाने का जिम्मा जब सोनिया गांधी ने खुद उठाया है, वो खुद इस बैठक में पहुंची हैं। कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आपका विक्रांत इन तमाम जानकारियों के लिए। और भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों के पार्टी में शामिल होने से हरियाणा चुनाव में उससे काफी फायदा होगा। कांग्रेस मुख्यालय में भारी गहमा गहमी के बीच संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस का स्टोल पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। विनेश फोगाट ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होकर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं और वो महिलाओं के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी। बजरंग पुनिया ने कहा कि जरूरत के समय कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। खड़गे ने कहा कि हमें आप दोनों पर गर्व है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में होने वाली बैठक में हरियाणा की 24 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। पार्टी ने 66 उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय कर दिए हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को कांग्रेस का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। विनेश उत्तर रेलवे में ओएसडी के पद पर काम कर रही थी। विनेश ने रेलवे में अपने सफर को यादगार बताया। और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि बुरे वक्त में बीजेपी को छोड़कर सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया। विनेश के मुताबिक बुरे वक्त में पता चलता है कि साथ में कौन है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती। बजरंग पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही और आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना था। अब हम राजनीति में भी पूरी मेहनत करेंगे। बजरंग पुनिया ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। आप आए खेल के अखाड़े से, क्या कहेंगे? भाई आराम से, आपस में लड़ाई मत करो आप लोग, आराम से। चलो बजरंग पुनिया हमारे साथ है। बजरंग जी बताइए, खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में आए हैं, क्या सोच के? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है जितना प्यार कुश्ती में मिला उतना ही प्यार मुझे इस लड़ाई में भी मिलेगा। और पिछले
मैं 3 आंदोलन मैंने देखे हैं अपने आप लाइफ में, जो सबसे बड़े हैं किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और अग्निपथ आंदोलन। तो वो लड़ाई जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े रहेंगे। और वो लड़ाई में हमेशा, जो लड़ाई जैसे बहन बेटियों की लड़ाई में मैं बहनों के साथ खड़ा था, ऐसे ही आगे भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी हम देश में उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो लड़ाई आपने जंतर मंतर शुरू की थी, कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगी? कोई कोर्ट में भी चल रही है? पीछे क्यों छूट जाएगी भाई? जब लड़ाई ब्रिजभूषण से थी पूरी बीजेपी से। देखो सपोर्ट कौन कर रहा है ब्रिजभूषण को? आप बता दीजिए कौन सपोर्ट कर रहा है जी? बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए बताइए, आप विनेश और विनेश आपके लिए भी करेंगे प्रचार? बिल्कुल करेंगे भाई, बस ठीक है। तो बजरंग पुनिया जो कि राजनीति में पहुंचे हैं खेल के अखाड़े से होते हुए, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वक्त उन्होंने देखा है उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अपनी बड़ी सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी में दिल्ली। और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाने से हमें कोई लेना देना नहीं है। अनिल विज के मुताबिक कांग्रेस के पास पूरे 90 प्रत्याशी भी नहीं है। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी जो है वो देखने को मिलेगी? नहीं, अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है, और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। तो अभी वो दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम दे ना दें। हरियाणा में एक बार फिर हुड्डा और शैलजा जो है वो आपके सामने लिस्टों को लेकर। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, वो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और डंके की चोट पर हम तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कोई किसी में शामिल हुआ, हमने क्या लेना है? अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के लिए भी मुश्किलें कई हैं। पहली लिस्ट जारी होने के बाद हलचल तेज है। अब तक कुल 32 छोटे बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो पार्टी अब टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट नेताओं को मनाने में भी जुटी हुई है। तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की है। सीएम नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करण देव कंबोज के घर पहुंचे, लेकिन टिकट न मिलने से नाराज कंबोज ने सीएम से हाथ नहीं मिलाया। सीएम नायब सैनी और कंबोज के अभिवादन की इन तस्वीरों से पूरे मामले को समझा जा सकता है। तो सावित्री जिंदल भी बीजेपी से टिकट न मिलने से खफा है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद मैं अब फ्री हूँ, जिस वजह से भी मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं अपना काम करूँगी। फरीदाबाद की प्रथला सीट से टिकट न मिलने के बाद बीजेपी नेता दीपक डागर अपने कार्यकर्ताओं के सामने फुट फुट कर रोए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया। कालका से टिकट की दावेदार और पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी कार्यकर्ताओं के सामने भावुक नजर आई। इस दौरान पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक आगे की रणनीति तैयार होगी। वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना में अपना पुराना बयान फिर दोहराया और कहा कि अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की। मौका था इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज 188 करोड़ रुपए से बने नए नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया। यहीं से रिमोट के जरिए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के 2 फ्री फैब लेक्चर थिएटर और कॉन्फ्रेंस हॉल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ लोगों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के स्वागत की अपील की और लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि आरजेडी से गठबंधन करके उन्होंने गलती की थी, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। इससे पहले पटना पहुंचने पर जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। शिमला के संजौली के बाद अब कसुमपट्टी में बनी मस्जिद पर भी विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। देखिए पूरा अपडेट। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते प्रदर्शनकारी। मस्जिद के बाहर नारेबाजी, स्थानीय लोगों का धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी। तस्वीरें शिमला के कसुमपट्टी इलाके की हैं।
स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद का निर्माण अवैध जमीन पर किया गया। पार्षद रचना शर्मा ने दावा किया कि मस्जिद अवैध तरीके से चलाई जा रही है। तो हमारा एक ही आश्वासन, एक ही मांग है कि इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से सुचारू रूप से निकाली जाए। मस्जिद है ही नहीं है बेसिकली। स्थानीय लोगों का दावा है कि घर के लिए जमीन खरीदी गई, मगर इस जमीन पर फिर मस्जिद चलने लगी। एक अवैध रूप से मस्जिद चल रही है, मतलब पिछले 4-5 सालों से इसमें गतिविधियां बढ़ गई हैं। उससे पहले यहाँ पे मस्जिद नहीं होती थी। कुसुमपट्टी में अब मस्जिद विवाद की वजह से तनाव बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से मस्जिद से जुड़े कागजात की छानबीन के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मस्जिद से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है। और शिमला की संजौली मस्जिद में बढ़ते विवाद की वजह से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आज जुमे पर मस्जिद में वक्त पर नमाज हुई, मगर बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं दी गई। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें संजौली मस्जिद की हैं। पूरे इलाके में विवाद और तनाव को देखते हुए आज इस मस्जिद में सावधानी बरती गई। हिंसा की आशंका और माहौल की नजाकत को देखते हुए इमाम शहजाद ने पहले ही लोगों को इस मस्जिद में नमाज के लिए न आने की अपील की। आमतौर पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं अगर शुक्रवार की बात है? देखो, ज़्यादातर तो हमने मना ही किया है साथियों को क्योंकि इस वक्त जो है हालात इतने बेहतर नहीं है, मगर कम से कम लोग आएँ और अपने जिस तरीके से आते थे आराम से वो आप लोग आए और नमाज पढ़कर चले जाएं। अब सरकार और प्रशासन भी इस संवेदनशील इलाके में अलर्ट है। बाहर से आ रहे लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। संजौली की इस मस्जिद के इमाम का दावा है कि 1947 से यहाँ पर नमाज होती है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राहुल गांधी को हिमाचल से एनआरसी की शुरुआत करनी चाहिए। अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। अब तो पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना, तो भारतवंशी ही यहाँ खत्म हो जाए। शिमला मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि भावनाओं में बहकर कोई कदम ना उठाएं। मस्जिद विवाद पर सरकार की पूरी निगाह है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अवैध ढांचे पर तुरंत कार्रवाई हो। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक मोर्चे पर संकट गहरा रहा है। आर्थिक संकट में फंसी हिमाचल सरकार अब भांग से कमाई करेगी।
आर्थिक मोर्चे पर संकट से घिरी हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को कानूनी जामा पहना दिया है। भांग की औषधीय और इंडस्ट्री सेक्टर में इस्तेमाल करने पर मोहर लगाई गई है। खाली खजाने को भरने के लिए अब हिमाचल सरकार ने भांग वाला प्लान तैयार किया है। भांग की खेती को लीगल करने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया। इसके बाद भांग से कमाई वाले इस प्रस्ताव को चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इससे पहले भांग की खेती को औषधीय इस्तेमाल के लिए 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अब सरकार ने भांग के औषधीय इस्तेमाल को लीगल कर दिया है। इस प्रस्ताव में चरस शामिल नहीं होगी। कमेटी के गठित होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिले का दौरा किया था, जिसके बाद इन जिलों में भांग के औषधीय इस्तेमाल से होने वाले फायदे की रिपोर्ट तैयार की गई थी। हिमाचल सरकार का मकसद भांग के औषधीय इस्तेमाल से खजाने की सेहत को सुधारना है। एक अनुमान के मुताबिक इससे हिमाचल सरकार को काफी फायदा होगा। राजस्व में करोड़ों रुपए आएंगे, जिससे सुक्खू सरकार को आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। और वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड पर सवाल उठ रहे हैं और फीडबैक के नाम पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। देखिए ये पूरी खबर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संसद भवन परिसर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की चौथी मीटिंग हो रही है। बैठक में संस्कृति मंत्रालय और ASI से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जुमे की नमाज के बाद आज सभी मस्जिदों में AIMPLB की तरफ से QR कोड जारी किया गया और इसे स्कैन कराया गया, जिसमें यह अपील की गई कि बड़ी संख्या में इस पर मैसेज कर इस बिल का विरोध किया जाए। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद के बाहर QR कोड लगाकर आवाम को अपने समर्थन में खड़ा करने की कोशिश में जुटा है और वो वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। हालांकि उसकी ओर से जारी QR कोड पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। QR स्कैन करने पर फीडबैक की जगह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानकारी आ रही है। वहीं स्कैन करने वालों की ईमेल ID जमा होने का आरोप है। इसके साथ ही गलत फीडबैक जमा होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चाह रहा है वही फीडबैक जा रहा है। और उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की जमानत पर राजस्थान में जमकर सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसी हो रही है सियासत। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन उसकी जमानत पर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि कन्हैयालाल के आरोपी को जमानत मिलना सरकार की विफलता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आरोपी को सिर्फ जमानत मिली है, उसे दोष मुक्त नहीं किया गया है। घटना के दोषियों को सजा मिलकर रहेगी। राजस्थान सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं कराई। विपक्ष के जो भी नेता बढ़ चढ़कर इस बारे में बात करते हैं, वो कृपया एक बार अपने अंतरात्मा में झांककर इस बात को एहसास करें, क्या उनके शासन के कालखंड में उस मामले का अनुसंधान और उस मामले से संबंधित सबूत अच्छी तरह से अनुसंधान के दौरान पत्रावली में शामिल किए गए और उनको अभियोजन के साथ न्यायालय में पेश किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर धमकाया जा रहा है। ब्लैकमेलर ने व्हाट्सएप के जरिए गर्ल्स कॉलेज की 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो और फोटो भेजे। फोटो भेजकर वो छात्राओं को पिछले कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। अब तक 50 से ज्यादा छात्राएं ब्लैकमेलर के झांसे में आकर उसे पैसे भी दे चुकी हैं। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने डर के मारे एक दूसरे से ये बात साझा नहीं की, मगर जैसे ही एक छात्रा आगे आई, उसके बाद धीरे धीरे सभी छात्राओं में हिम्मत आ गई और एक एक कर लड़कियां सामने आने लगी। छात्राओं ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस से की। मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। शिकायत के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। उसमें उनके द्वारा कंप्लेंट की गई है और इसमें FIR रजिस्टर करके और आगे कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे पास कंप्लेंट उन्होंने दी है, उसमें अभी 2 बच्चों के उन्होंने नाम दिए हैं। करीब 2 से 3 हज़ार रुपये अभी तक उन्होंने 2 बच्चों ने दिए हैं। पीड़ित छात्राओं के मुताबिक ब्लैकमेलर अपना नाम विक्रम गोस्वामी बताता है और कहता है कि वो गोरखपुर के थाने में SI है। वो ये भी कहता है कि लड़की के खिलाफ थाने में शिकायत आई है, जल्द पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे तो पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में फुटपाथ पर एक महिला से रेप का मामला सामने आया है। इस घिनौनी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उज्जैन में फुटपाथ पर हुई रेप की वारदात से सवाल उठ रहे हैं। शर्मसार करने वाली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पास कोयला फाटक इलाके में हुई, जहां पेट्रोल पंप के पास फुटपाथ पर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज किए है। अब रेप की इस वारदात पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को शर्मसार करने वाली बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और सरकार का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। और अब बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां ईडी रेड में संदीप घोष पर बड़ा खुलासा हुआ है। संदीप घोष का आलीशान फार्म हाउस मिला है। करोड़ों की लागत से बन रहा है यह फार्म हाउस। फार्म हाउस पर चल रही है ईडी की रेड। फार्म हाउस पर संदीप घोष के करीबी प्रसून चैटर्जी को लेकर पहुंची है ईडी टीम। तो आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के एक आलीशान फार्म हाउस का पता चला है। करोड़ों की लागत से ये आलीशान फार्म हाउस बन रहा है और यहाँ ईडी की टीम पहुंची है संदीप घोष के करीबी प्रसून चैटर्जी को लेकर। ये देखिए, ये उस फार्म हाउस की तस्वीरें हैं। इससे पहले आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कई सारे आरोप है उनके ऊपर, वित्तीय अनियमितता के आरोप है और उसके अलावा कई सारे मामलों में उन पर इस वक्त जांच चल रही है। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर एक और गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह तस्वीर साउथ 24 परगना में संदीप घोष के बंगले की है। 3 साल पहले संदीप घोष ने यह आलीशान बंगला बनवाया था। कोलकाता केस के बाद संदीप घोष एक भी बार अपने इस बंगले पर नहीं गया। इससे पहले दिन का ज्यादातर वक्त संदीप घोष अपने इसी बंगले पर बिताता था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए, ईडी यहां पर संदीप घोष के फार्म हाउस पर पहुंची है, क्या जानकारी है? देखिए, जो कोलकाता का आउटस्कर्ट है वहां पर ये फार्म हाउस मौजूद है। सुबह ईडी तकरीबन 6 बजे के करीब संदीप घोष और उसके जितने भी करीबी है, चाहे वो प्रसून चैटर्जी हो जो कि ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे, डेटा ऑपरेटर के तौर पर अस्पताल के अंदर, इन सभी के ठिकानों पर पहुंची थी। और उसी दौरान जब ईडी तफ्तीश कर रही थी संदीप घोष के घर पर, इस फार्म हाउस के बारे में जानकारी मिली। उसके तुरंत बाद ईडी की एक टीम इस फार्म हाउस पर पहुंची और इस फार्म हाउस में अभी भी तलाशी चल रही है। बताया गया कि संदीप घोष का ये फार्म हाउस है। तो आप फार्म हाउस देख सकते हैं, बेहद आलीशान ये फार्म हाउस है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। तो आखिरकार एक पूर्व प्रिंसिपल के पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने इतना आलीशान मकान खरीदा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी तफ्तीश फिलहाल ईडी की टीम अभी कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लेडी डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई की टीम जल्द ही इस केस में चार्जशीट दाखिल करेगी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इसी बीच डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मृतका का डीएनए और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरी रिपोर्ट बनने में कुछ समय लगेगा। डिटेल रिपोर्ट एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई आरोपी के दूसरे साइंटिफिक टेस्ट करवाने पर विचार कर सकती है। मामले की जांच कर रही सीएफएसएल की टीम ने आरोपी और मृतका की अलग अलग डीएनए प्रोफाइलिंग की। साइंटिफिक टेस्ट के बाद डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जाएगी। एम्स के डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब तक की जांच में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। रिपोर्ट के मुताबिक संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत हैं। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सीबीआई ने 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए हैं। हरियाणा के सोनीपत में पटवारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। इस किडनैपिंग का वीडियो भी अब सामने आ गया है। बीच सड़क पर अपहरण, पटवारी की कार को धकेलते बदमाश।
आसपास से गुजरते लोग, मगर कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तस्वीरें सोनीपत में हुए पटवारी के अपहरण की है। पटवारी को अगवा करने के बाद बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने 19 लाख रुपए देकर जैसे तैसे पटवारी को बदमाशों से मुक्त कराया। इसमें एक ओम प्रकाश नामक पटवारी था जी, और कल दिनांक को वो अपने कार्यालय से बाहर निकला है। मयूर विहार का वो रहने वाला है, और निकलने के बाद 2 गाड़ियों के अंदर कुछ लोग आए और उससे लिफ्ट मांगने लगे और उसने गाड़ी के अंदर बिठा लिए। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। सोनीपत के मयूर विहार में रहने वाले पटवारी ओम प्रकाश मलिक बुधवार को हर दिन की तरह कार से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। जब वो एक पेट्रोल पंप के बाहर रुके तो वहीं पर एक गाड़ी में सवार होकर करीब 5 लोग आए। उनमें से 2 बदमाश आकर पटवारी की गाड़ी में बैठे और एक बदमाश ओम प्रकाश को अंदर धकेलने लगा। पटवारी ने उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन अंदर आकर बैठ चुके बदमाशों ने उन्हें अंदर खींच लिया और बाहर से दरवाजा बंद करने में मदद की। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और फिरोजपुर में 3 दिन पहले हुए ट्रिपल मर्डर कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर इस कार सवार लोगों की पहले रेकी कर रहे थे। आगे से कार के आते ही बदमाशों ने कार को घेरकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद भी कार चालक ने हिम्मत नहीं हारी और कार को आगे बढ़ाया, लेकिन पीछे से दौड़कर इन लोगों ने फिर से कार पर फायरिंग की। इस फायरिंग में हमलावरों ने 50 से ज्यादा गोलियां चलाईं। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर शहर में मंगलवार दोपहर को बाइक पर आए 6 बदमाशों ने एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें चचेरे भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका सिविल अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान जसप्रीत कौर, दिलदीप सिंह और आकाशदीप निवासी कंबोज नगर के रूप में हुई है, जबकि जंटी और अनमोल सिंह घायल हुए हैं। जसप्रीत कौर और दिलदीप सिंह चचेरे भाई बहन थे, जबकि आकाशदीप दिलदीप सिंह का दोस्त था। वारदात की सूचना मिलते ही डीआईजी अजय मलूजा, एसपी सौम्या मिश्रा समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे।